नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं के साथ और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आखिरी चरण है, 7वां चरण लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए, उसके लिए किस तरह से धुआंधार प्रचार चल रहा है। और आखिरी चरण में सभी बड़े नेता, सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि ये जो अंतिम चरण का सियासी संग्राम है, उसके पहले क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या बयान आ रहे हैं नेताओं के, और उन बयानों के मायने क्या हैं, क्या कोशिश है तमाम नेताओं की, कौन से मुद्दे हावी होते जा रहे हैं, किन मुद्दों पर बात हो रही है। इन सभी पर करेंगे खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद आज बात करेंगे कि बिहार में महिला मतदाताओं ने दिखा दिया है कि वो वोट करने के मामले में पुरुषों से आगे हैं। करीब 3% ज्यादा मतदान किया है बिहार में महिलाओं ने। पश्चिम बंगाल में भी किया है, वहां पर भी पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। तो इस पर भी बात करेंगे कि महिला वोटर्स जो हैं वो कौन सी बातों से प्रभावित हैं, किन की बातों से प्रभावित हैं। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में की जनसभा। कहा, पश्चिम बंगाल में हो रही है आरक्षण की खुली लूट। तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला बोल रही है टीएमसी। बाद में ओडिशा में भी करेंगे जनसभा। और 24 की चुनौती में बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह यूपी में, तो जेपी नड्डा झारखंड और पश्चिम बंगाल में संभाल रहे हैं कमान। नितिन गडकरी की उधर हिमाचल प्रदेश में हुंकार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी पूरी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा में, तो राहुल गांधी पंजाब में, प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल में कर रही हैं प्रचार। तो वही अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज में जनसभा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। 2 जून को करना ही होगा सरेंडर। चक्रवात रेमल के कारण हुई भारी बारिश से पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। मिजोरम में भूस्खलन से मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 28। तो वहीं बारिश के कहर से असम में 3 और मेघालय में भी 1 की मौत। और उत्तर भारत में भीषण गर्मी, तो दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट। राजस्थान के चुरू और हरियाणा के सिरसा में 50 के पार पहुंचा पारा। तो मौसम विभाग ने दिल्ली में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट किया जारी। उधर केरल के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की। और आज का सबसे पहला एजेंडा है कि आखिरी चरण में किस तरह से धुआंधार प्रचार हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम दौर के मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार है वो आखिरी दौर में है। कल ये प्रचार समाप्त हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए ये प्रचार धुआंधार जारी है। तो सभी दलों के नेता लगातार कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं कई चुनावी रैलियां। तो पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में जनसभा की और कहा कि पश्चिम बंगाल में हो रही है आरक्षण की खुली लूट और तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला बोल रही है टीएमसी, ममता बनर्जी की टीएमसी, पीएम ने कहा। इसके साथ ही पीएम की आज ओडिशा में 3 जनसभाएं हैं। मयूरभंज, बालासोर और केंद्रपाड़ा में पीएम चुनाव प्रचार करने वाले हैं। पीएम के अलावा बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह उत्तर प्रदेश में हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड और पश्चिम बंगाल में। बीजेपी के तमाम बड़े नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और नितिन गडकरी हिमाचल में इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में हुंकार भर रहे हैं।
अंतिम चरण के चुनावी रण में विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा में हैं तो राहुल गांधी पंजाब में हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल में प्रचार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव की यूपी के रॉबर्ट्सगंज में जनसभा है। तो ये तमाम जनसभाएं चल रही हैं। तो तमाम बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इसी क्रम में पश्चिम बंगाल में प्रचार की। तो सभी नेताओं का यह धुआंधार प्रचार चल रहा है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की सत्ता में वापसी की बात कही और कहा कि आम जन के मन में फिर से एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार की भावना है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये देश को एक स्लोगन दिया। यह देश के आम जन का मंत्र बन गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और मोदी पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का एक बार फिर से आरोप लगाया। मोदी जी के पास, शाह जी के पास एक एक ऐसे हथियार है, उन हथियारों को उन्होंने उपयोग करके लोगों को सता रहे। चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीसी हो, चाहे सीबीआई हो, अनेक प्रकार के उनके पास हथियार है जिसका मिसयूज वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाली सरकार संविधान के तहत चलेगी। तो तमाम नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। और जो आखिरी चरण में जो प्रचार चल रहा है और जो मतदान होना है, उसमें 2 प्रमुख राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इन दोनों जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ रहे हैं गाजीपुर से और प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। आज प्रधानमंत्री की वहां पर जनसभा और प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरक्षण की खुली लूट चल रही है और टीएमसी वहां पर गैर संवैधानिक तुष्टीकरण में बड़े जोर शोर से लगी है। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद टीएमसी पर जोरदार हमला बोलकर ममता बनर्जी को, टीएमसी को जबरदस्त घेरने की कोशिश की है। नहीं, देखिए, ये सिर्फ लालचंद प्रधानमंत्री की बात नहीं है, ये बंगाल की आम लोगों की बात है। और जैसे थोड़ी देर पहले अपने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की बातें सुना रहे थे, तो ये भी एक स्लोगन जैसा बन गए हैं बंगाल में। क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने एकदम उंगली दिखाकर साफ कर दिए हैं कि ओबीसी के नाम पर जो आरक्षण संविधान ने दिए हैं कुछ लोगों के लिए, समाज की कुछ लोगों के लिए, इस आरक्षण को किस तरह से ओबीसी ए कैटेगरी बोल के वाम मोर्चे की बनाया हुआ एक गलत प्रावधान को पूरी तरह से इस्तेमाल किए हैं तृणमूल कांग्रेस ने। और पिछले 12 सालों से ऐसे ही पीछे की दरवाजा से जो असली हकदार है ओबीसी आरक्षण का, उनको बाहर रखते हुए और खास एक समुदाय की 75, 77, 80 के आसपास जो जाति है, उस जाति को ओबीसी ए के तहत रखा गया है। और जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, पूरी तरह से कानून के खिलाफ है, जो अदालत ने जो सर्टिफिकेट को पूरी तरह से बातिल कर दिए हैं। अब बात यह है
कि ये शायद किसी ना किसी जगह पर ममता बनर्जी को पहले से अंदाजा हो गया था, और इसीलिए ये जो अदालत की ये जो निर्णय है, इस निर्णय के बाद जो मुसलमान वोट बैंक उन्होंने सोचा था कि हमारे लिए एक पक्का वोट बैंक है 27-28%, तो ये अगर खिसक जाए तो इसको संभालने के लिए और ये आरक्षण वाला मामले को ढकने के लिए इन्होंने सनातनी के खिलाफ अपने अनाप शनाप भाषण देना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया बोल के नहीं है, ये उन्होंने तो बताया, उन्होंने एकदम पॉइंट आउट करके बात को रखे हैं मथुरापुर में लोगों के सामने, लेकिन ये बंगाल की लोगों की एक स्लोगन बन गए हैं कि ओबीसी का आरक्षण को छीना गया है पीछे दरवाजा से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, और पश्चिम बंगाल में तो और भी बड़ा मुद्दा, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर फैसला दिया और ओबीसी लिस्ट को 2010 के बाद से जितनी ओबीसी लिस्ट जारी की गई उसी को रद्द कर दिया गया। मैं विकास के पास चलता हूं। विकास, पसीना पोंछ रहे हैं, काफी गर्मी है विकास, लगता है। विकास, इस इतनी भीषण गर्मी में भी जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसी क्रम में बीजेपी के बड़े नेता और तमाम बड़े नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं पूर्वांचल में। जी बिल्कुल, पूर्वांचल में पूरी ताकत लगा दी है सभी राजनीतिक दलों ने। और अगर इन 13 सीटों की हम बात करते हैं, कितना महत्व रखती है भारतीय जनता पार्टी ने, अगर 2019 के चुनाव में 13 में से 11 जीती थी, जिनमें से 9 उन्होंने और 2 गठबंधन ने जीती थी, अपना दल ने जीती थी, और बाकी मात्र 2 सीटें थी, गाजीपुर और घोसी लोकसभा क्षेत्र, जो बहुजन समाज पार्टी ने उस समय जीती थी। इस बार हमने देखा गाजीपुर हो, तमाम जगहों पर हो, स्वयं पीएम मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने यहां पर प्रचार किया, पूरी ताकत लगाई यहां पर। जिस तरीके से इसमें हम देखें, खास सबसे बड़ी बात कि वाराणसी भी इसी क्षेत्र में आता है, बिल्कुल 7वें चरण में, जहां पर पीएम मोदी खुद सांसद हैं। हम देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए अंतिम दौर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर विपक्षी गठबंधन की बात करें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है। आपको बात करें कि इस चरण में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो वो सिर्फ अपने अस्तित्व की तलाशने की बात करेंगे, चूंकि पिछली बार उन्होंने यहां से कोई सीटें नहीं जीती थी, गठबंधन की तरफ से बहुजन समाज पार्टी ने ही 2 सीटें जीती थी। चूंकि गर्मी का पारा भी बहुत हाई है और राजनीतिक पारा भी बहुत हाई हो चुका है, कोई कसर भी नहीं छोड़ना चाहता है। अभी कुछ ही देर बाद देर शाम गाजीपुर में भी गृह मंत्री अमित शाह यहां पर रोड शो करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आ रहे हैं। पूरी तमाम सारी पूर्वांचल की सीटों पे पूरा जोर लगाए हैं। गोरखपुर भी इसमें आता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं से आते हैं, बांसगांव सीट है, कुशीनगर है, ये तमाम सारी सीटें हैं। और यहाँ से जो मुद्दे होते हैं ये बिहार तक जाते हैं। और सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पर हम देखने की बात कहें कि पूर्वांचल माफियावाद से मुक्त हो जाता है, कानून व्यवस्था यहाँ पर बेहतर हो जाती है। एक समय पूर्वांचल की पहचान पिछड़े रूप में होती थी, अब हाईवेज के रूप में होने लगी है, यहाँ पर एक्सप्रेसवेज के यहाँ पर बन गए हैं। यहाँ पर तमाम सारी उम्मीद जागी है कि भविष्य यहाँ पर सुनहरा होगा, क्योंकि जहां जहां पर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज आते हैं वो विकास लेकर ही आते हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो लोगों का जनजीवन सामान्य होता है, आगे बढ़ने की बात होती है। मैं लौटता हूं आपके पास प्रसेनजीत दा। जो बात आप कह रहे थे, एक राज्य की मुख्यमंत्री प्रसेनजीत दा साफ तौर पर कह रही है कि हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे जो ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण देने का मामला है। कितना बड़ा रिस्क ले रही हैं एक राज्य की मुख्यमंत्री ये बोल करके, असंवैधानिक बात इसको जरूर कही जा सकती है। ये बताइए कि इसमें कोशिश तो यही है कि जो आप कह रहे थे कि भाई जो 28% उनका वोट है करीब, उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश है, लेकिन इसमें एक रिस्क ये भी तो है कि अगर उसको इंटैक्ट रखने के लिए इस हद तक ममता बनर्जी जा रही हैं तो जिनका वास्तविक हक है वो तो छिटक सकता है टीएमसी से। नहीं, ये कैलकुलेटेड रिस्क है ममता बनर्जी की तरफ से। मैं पहले तो एक बात बता दूं,
ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की राजनीति की एक सुविधा यह है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति की भाषा में इसे लुम्पेन पॉलिटिक्स कहते हैं। कल जो कहा उसका कोई जिम्मेदारी आज नहीं लेना पड़ता है। ठीक है। तो अगर इस तरह से हम ममता बनर्जी की पिछले 10, 12, 15 साल की कुछ ये बयान निकाल के देखें तो हर दिन वो ऐसा कुछ बातें कहे जो पहले वो दूसरा कुछ कहते। मुझे यहाँ पर तो आपको माफी के साथ है। इसलिए रोकना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आपके यहाँ बंगाल में थे, अभी ओडिशा में है, बालासोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं वहां। या तो बेकार जाएगा और हमें उड़ीसा वाले लोग वोट बेकार होने देना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि जिसकी दिल्ली में सरकार बन रही है उसी को वोट देंगे। सही है ना? सही है ना? साथियों, आपने बीजेडी को 25 साल दिए, 25 साल, लेकिन उसने विकास के नाम पर आपके साथ विश्वासघात किया। देश के कितने ही राज्य हैं जो इसलिए समृद्ध है क्योंकि वहां बड़ा समुद्री तट है। क्या ओडिशा में समुद्री तट की कमी है क्या? यहां ओडिशा में तो जहां कदम रखो वहां प्रकृति ही प्रकृति है, प्राकृतिक संपदा है, समृद्धि का भंडार पड़ा है। उड़ीसा सिर्फ इसलिए गरीब है क्योंकि इसको पहले कांग्रेस के नेताओं ने लूटा और फिर 25 साल बीजेडी के नेता लूट रहे हैं। भाइयों और बहनों, ओडिशा में अरे नई इंडस्ट्री तो छोड़िए, पहले जो यहां इंडस्ट्री लगी थी वो भी बंद हो गई। सालों साल यहां सड़कें नहीं बनी, रेल कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी बन ही नहीं पाई। जो काम हुए हैं उनमें से ज्यादा काम बीते 10 साल में भाजपा सरकार ने किए हैं। आपको याद होगा यहां नीलगिरी रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती थी, तो ये हमारे सारंगी जी को आपने चुना और आज ट्रेन चल रही है। आज उड़ीसा के अनेक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां उड़ीसा में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही यहां के जो इतने अच्छे बीज हैं इनके कायाकल्प करने पर काम शुरू होगा। उड़ीसा में तीर्थ यात्रा और समुद्री पर्यटन की हर संभावनाओं को तलाशा जाएगा, तराशा भी जाएगा। भाइयों और बहनों, बीजेडी सरकार ने हमारे मछुआरे साथियों के लिए भी कुछ नहीं किया। यहां मछली का इतना बड़ा मार्केट है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहाल है। मोदी पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना लेकर आया है। इससे मछुआरों के लिए नाव खड़ा करने की सुविधाएं बन रही हैं ताकि मछली बर्बाद न हो। और ये भाजपा सरकार है जिसने देश में पहली बार फिशरमैन के लिए, मछुआरों के लिए
अलग मिनिस्ट्री बनाई, अलग मंत्रालय बनाया है। हमने मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया। ये भाजपा सरकार है जिसने मछुआरों का बीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। ये भाजपा सरकार है जो मछुआरों की नावों को आधुनिक बनाने के लिए मदद कर रही है। आने वाले 5 साल में हम फिशरीज सेक्टर को और मजबूत बनाने वाले हैं। हम मछली और दूसरे सी फूड के एक्सपोर्ट पर और प्रोसेसिंग पर विशेष बल देने वाले हैं। हम सीवीड और मोती की खेती को बढ़ावा देने वाले हैं। ओडिशा भाजपा ने भी मछुआरों को 10,000 रुपया देने की गारंटी दी है। भाइयों और बहनों, बीजेडी नेताओं के भ्रष्टाचार ने ओडिशा के किसानों को बर्बाद कर दिया। जिन बीजेडी नेताओं के पास कभी साइकिल नहीं थी, आज लंबी लंबी गाड़ियों में टहलते हैं। इन लोगों ने किसानों की सहकारी समितियां में भी घोटाला कर दिया। बीजेडी के नेताओं ने किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा करके लोन ले लिया। लोग कहते हैं इस घोटाले से ही बीजेडी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आपके ही पैसे मार लिए। धान मंडी में जाओ, ये लोग आपकी आय में भी कटनी करते हैं, छटनी करते हैं। जो घोषित एमएसपी है वो तक पूरा नहीं देते। भाजपा सरकार ये सारे खेल बंद करेगी और ओडिशा भाजपा ने गारंटी दी है, धान का एमएसपी 3,100 रुपये क्विंटल दिया जाएगा। सीधा प्रसारण आप ओडिशा के बालासोर से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। खासतौर पर उन्होंने जो राज्य की बीजेडी सरकार है उसकी नाकामी, उसके भ्रष्टाचार पर हमला बोला और साथ ही ये बताया कि वहां पर अगर जब भाजपा की सरकार बन जाएगी राज्य में तो क्या कुछ योजनाएं और किस तरह से ओडिशा का कायाकल्प किया जाएगा। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस वक्त में करेंगे आज की खास चर्चा कि जब अंतिम चरण का प्रचार चल रहा है तो कौन से मुद्दे हावी हो रहे हैं, नेता कौन से मुद्दों पर जोर दे रहे हैं और उसके मायने क्या हैं। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि किस तरह से जो अंतिम चरण का प्रचार चल रहा है उसमें कौन से मुद्दों का जोर है और उन मुद्दों के
पीछे क्या है, इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। जुड़ेंगे खास मेहमान में, लेकिन पहले कुछ प्रमुख बातें देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के मतदान को लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ज्यादा आक्रामक हो गई हैं। क्या वजह है कि ममता बनर्जी बहुत ज्यादा आक्रामक होती हुई दिख रही हैं पश्चिम बंगाल में? और पश्चिम बंगाल में जो अंतिम चरण है वहां पर 9 सीटों पर चुनाव होना है, तो इस प्रचार में ममता बनर्जी आक्रामक है। 9 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट पिछली बार 2019 में टीएमसी का था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के झटके ने ममता बनर्जी का टेंशन बढ़ा दिया है। और वो कौन सा झटका है? ओबीसी लिस्ट वाला। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद के ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी सभी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना था कि मुसलमानों के 77 तबकों को ओबीसी कोटे में शामिल करना वोट बैंक की सियासत है। ममता बनर्जी का चुनावी सभाओं में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को ना मानने और मुस्लिम आरक्षण जारी रखने का लगातार ऐलान हो रहा है। 30% करीब मुस्लिम वोट हैं और दूसरे समुदाय के 10% वोट लेकर ममता चुनाव अपने पक्ष में करती रही हैं। 40% वोट हो जाता है उनका, लेकिन इस बार शायद ये फॉर्मूला ना काम करे, क्योंकि ममता बनर्जी कहीं न कहीं इस मामले पर फंस गई हैं। पीएम मोदी अपनी रैलियों में ओबीसी आरक्षण के साथ धोखा होने की बात बड़े ही जोर शोर से उठा रहे हैं। और पीएम ने कहा कि मोदी जब तक जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा। पूरे साफ तौर पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जाहिर है कि गठबंधन के आरक्षण के नैरेटिव पर पीएम ने पानी फेर दिया है। आरक्षण को लेकर शुरुआत तो विपक्ष ने की, लेकिन पीएम उस पर फ्रंट फुट पर है। पीएम मोदी अपनी जनसभाओं में तुष्टीकरण की राजनीति पर लगातार कड़ा प्रहार कर रहे हैं। तो अंतिम चरण का जो ये सियासी संग्राम है, इसमें जो घुसपैठिए हैं, बाहर के घुसपैठिए, अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के युवाओं के अवसर छीन रहे हैं। स्थानीय लोगों की जमीन और संपत्ति पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं और सीमांत इलाकों में तो डेमोग्राफी भी, यानी जनसंख्या का संतुलन भी बदल रहे हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में लोग इस समस्या से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन विपक्षी इंडी गठबंधन ने इस मुद्दे पर पूरी तरह खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। लेकिन बीजेपी तो जोर शोर से उठा रही है। कोलकाता में पीएम के रोड शो में उमड़ी भीड़ और रैलियों का जनसैलाब पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन ने अपने बड़े बड़े वादे भुलाकर जनता के बीच लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में ये नारा दिया। लेकिन मुस्लिम आरक्षण पर संविधान के साथ छेड़छाड़ ने उनके इस नैरेटिव को लगता है कि बैकफुट पर ला खड़ा किया है। चुनावी महासंग्राम में योद्धाओं की भीड़ में जीतने का दावा तो हर कोई करता है, करना भी चाहिए, लेकिन एजेंडा तो मोदी की गारंटी या मोदी के विरोध पर ही टिका है और लगभग पूरा चुनाव इसी के आसपास चल रहा है। इस बीच भारत को लेकर दुनिया में बदलते नजरिए से देश ने अपनी साख और धाक लगातार बनाई है, बढ़ाई है। तो ऐसी हालत में बिना ठोस एजेंडे के मोदी से मुकाबला कितना कारगर साबित होगा, ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है। लेकिन ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी उन तमाम मुद्दों पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं जिन मुद्दों को विपक्ष ने खुद उठाया था। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रचार के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए मुस्लिमों के आरक्षण देने की बात कहती रही हैं। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। तो ममता बनर्जी लगातार इस बात पर कह रही हैं कि बिल्कुल नहीं मानेंगे हाईकोर्ट के फैसले को। तो एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुस्लिम समुदाय से उनको वोट देने की अपील की है। ये एक सिविल कोड मोदी भारत में लाना चाहते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर कल यह कानून खुदा न खास्ता भारत की लोकसभा में आएगा तो क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी उस बिल को फाड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी उस बिल को फाड़ेगा? यह आपको सोचकर फैसला लेना है। और ये इंडिया अलायंस
ये इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। कितने हैं? 48। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जनसभा में कहा कि टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है और उन्होंने कहा कि संविधान में दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है, लेकिन टीएमसी हाईकोर्ट के खिलाफ जाकर तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ये फर्जी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। टीएमसी हाईकोर्ट का आदेश टाल नहीं सकती, लेकिन मुसलमानों में झूठ बोल रही है, भ्रम फैला रही है। आप कल्पना करिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार है। आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर इस मुद्दे पर बिल्कुल हमला कर रहे हैं टीएमसी पर, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है और कहीं ना कहीं टीएमसी लगता है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। तो आज इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, और हमारे साथ विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत विजय कौशिक जी। साथ में सौरभ सिकदर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पश्चिम बंगाल से ही हैं। बहुत बहुत स्वागत सौरभ सिकदर जी आपका भी। मैं चर्चा को विस्तार विनोद जी के जरिए देता हूं। विनोद जी, कहीं ना कहीं कलकत्ता पहले से भी ये मुद्दा उठ रहा था। हम जानते हैं, अगर प्रचार का इस बार के प्रचार की पूरी क्रोनोलॉजी को देखिए तो आरक्षण खतरे में है, इसका मुद्दा सबसे पहले विपक्ष नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल फ्रंट फुट पर आए और उन्होंने कहा कि हाँ खतरे में तो है, लेकिन हमारे वजह से नहीं, इन्होंने पहले से खतरे में डाल रखा है। और उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया। अब जाकर के ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लाल जी, आपके सवाल पे आने से पहले मैं आज एक ताज़ा इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल का है, उसकी चर्चा मैं करूं, तो थोड़ी सी चीज़ें और समझने में मदद मिलेगी। तो अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया कि ये इंडिया गठबंधन में आपका कांग्रेस के साथ किस तरह का रिश्ता है, तो केजरीवाल जी ने कहा कि भाई न कांग्रेस पार्टी से हमारी अरेंज मैरिज हुई है न लव मैरिज है। ये पूरा जो गठबंधन का हमारा लाइटर नोट, क्या लिव इन में रह रहे हैं क्या? तो वो सिर्फ 4 जून तक के लिए है, क्योंकि ये 4 जून तक का हमारा जो लक्ष्य था, उसमें संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का हमारा जो एक संकल्प था, हम इसलिए ये गठबंधन में आए थे। और उसके बाद ये तय होगा, हमारा कांग्रेस पार्टी से ना कोई लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज है। वो इसलिए कह रहे हैं कि आज पंजाब में वो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने में है,
जी। तो ये ममता बनर्जी उनके इस लव मैरिज और अरेंज मैरिज से पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने पहले कह दिया था कि मुझे इस कांग्रेस पार्टी से और इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। छठे फेज तक आते आते वो कह रही है कि हम बाहर से समर्थन देंगे। 1 जून को जो ये इंडिया गठबंधन ने जो मीटिंग बुलाई है उसको भी ममता बनर्जी ने एक तरह से रिजेक्ट किया हुआ है, बोल दिया मैं नहीं तो वो सवाल ये है कि आखिर ये गठबंधन का मतलब क्या था। तो ये मतलब का जो सूत्र था उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी अब बंगाल के रैली से लेके बिहार के और सारी रैलियों में इस चीज को खुलासा कर रहे हैं और वो साफ कर रहे हैं। तो वो चीजें थी ये तुष्टीकरण की और उनकी एक वोट बैंक की। जहां जहां उनको लगता था कि हमारे गठबंधन की पार्टियों को अलग अलग लड़ने से उनके वोट बैंक में बिखराव हो सकता है, चाहे वो दिल्ली का देख लीजिए, यूपी का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, वहां गठबंधन अपनी अपनी शर्तों से एक होने की कोशिश की है जी। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ में जो ये कॉन्फिडेंस रहा है कि उनके साथ में 30-32% मुसलमानों का वो मानती है कि उनके साथ में एक थोक वोट है, जिसको ममता बनर्जी एक अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानती है। उसमें वो शेयर न सीपीएम को देना चाहती थी न कांग्रेस को देना चाहती थी। अब दिक्कत ये है कि कोलकाता हाईकोर्ट के जो जजमेंट के बाद जो ममता बनर्जी का जो प्लान था तुष्टीकरण के, उस राजनीति को एक कदम आगे बढ़कर उसको एक तरह से एक्सपोज कर दिया है। तो ये राजनीति जो ममता बनर्जी अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो एग्रेसिव होकर कह रही है कि हाई कोर्ट के आदेश को मानू ना, तो वो ये इसलिए कह रही हैं कि वो उस वोट बैंक में बताने के लिए कि भाई ममता बनर्जी जब तक है तब तक आपका आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। लेकिन पीएम मोदी ने इसको साफ किया है कि ये एक तरह से भ्रम फैला रहे हैं, जैसे सीए के बारे में भ्रम फैलाए हुए थे वो उसी तरह का भ्रम या आरक्षण पर भी फैला रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश को मानना किसी भी सरकार की एक व्यवस्था है और उससे अलग वो हो ही नहीं सकती है। और हमने देखा था कि सीए पर किस तरह ममता बनर्जी ने बाद में बैकफुट पर आकर बयान दिया था कि भाई दिल्ली में सरकार बनेगी तभी तो इसको हम रोक पाएंगे, जब तक दिल्ली में सरकार नहीं तो नहीं रोक पाएंगे। मैं आता हूं सौरभ सिकदर जी के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले विजय जी कहीं ना कहीं ये जो शुरू हुआ कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में, ये लगता है बूमरैंग की तरह लौट करके आ गया और लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष को अब ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने विपक्ष ने कहीं ना कहीं एक टॉपिक पकड़ा दिया कि लीजिए फ्रंट फुट पर खेलिए इस मुद्दे पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं विनोद भाई जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ममता बनर्जी के मुद्दे पर काफी कुछ देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दिया है और हकीकत यही है कि ममता बनर्जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर चुके हैं और हम ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी तृणमूल कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं उन्हें वो खुद भी देखने की जरूरत है कि गुजरात में जहां उनकी खुद की सरकार है वहां मुसलमानों की 70 जातियों को किस आधार पर आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो बगल में छुरी मुंह में राम राम, मोदी जी ओवर एक्सपोजर का शिकार हैं और किस तरह से वो मंगलसूत्र से लेकर और मुजरे तक पर आ चुके हैं ये पूरा देश देख रहा है। आज जरूरत तो इस बात की है कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो, क्योंकि आज एक बच्चे की पढ़ाई पर उसी पर प्रचार को रखना चाहिए। 1.5 करोड़ तक का खर्चा हो रहा है, सुनिए 1.5 करोड़ तक का खर्चा हो रहा है और मोदी जी कहें कि भी पकौड़े तलिए तो भैया इन यूनिवर्सिटीज को बंद कर दीजिए, स्कूलों को बंद कर दीजिए। कम से कम जो करोड़ों रुपए लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा करके एक बेरोजगार युवा को इस देश के ऊपर थोप रहे, खुद भी आंसू बहा रहे हैं और वो युवा भी आंसू बहा रहा है, कम से कम इससे तो बचेंगे। आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह से बेरोजगारी चरम पर पहुंची हुई है, टैक्सों की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारतीय परिवारों के ऊपर जो कर्जा था वो पहले की अपेक्षा कई गुना हो चुका है, ये आंकड़े कहते हैं। वर्ल्ड बैंक इस बारे में चिंता जाहिर कर चुका है कि भारत में जो यहाँ प्रोग्रेस दिखाई जा रही है उसके आधार पर रोजगार तो बढ़ा ही नहीं, कैसी प्रोग्रेस है। ठीक है, टैक्स के द्वारा जनता को निचोड़ कर इकट्ठा की गई प्रोग्रेस है। और मैं तो एक सीधी बात कहता हूँ, मोदी जी आप अपनी पार्टी की तरफ से एक फरमान जारी क्यों नहीं कर देते कि भाई इस देश में मुसलमानों का कोई हक नहीं है। नहीं, वो सबका हक है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, मुझे थोड़ा सा जोड़ लेने दीजिए। प्रधानमंत्री ने एक बात पूछी थी आप लोगों से कि क्या आप लोग लिखित में देने के लिए तैयार हैं कि आप लोग इस तरह धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने चुनौती दी थी, 3 चुनौती दी थी, मुझे याद है। सुनिए
कांग्रेस की ही सरकार थी उस समय भी, और हमारी ही पार्टी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो व्यवस्था की है उसमें रत्ती भरी परिवर्तन। अंबेडकर साहब का संविधान मानने के लिए बार बार कह रहे हैं, उन्हीं का रेफरेंस दे रहे हैं कि वो धार्मिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ उनकी गरीबी के आधार पर, उनकी भुखमरी के आधार पर जरूर हम कुछ थोड़ा बहुत आरक्षण में उन्हें सहूलियत देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत कर्नाटक में पूरा का पूरा थमा दिया। ठीक है, लौटता हूँ। कोई नहीं थमाया है, ये समय के साथ आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ठीक है। कर्नाटक में वो मामला तो है सुप्रीम कोर्ट में। सौरभ सिकदर जी, जिस तरह से कि ममता बनर्जी को आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर घेर लिया है क्या? क्योंकि देखिए कि ममता बनर्जी के सामने रिस्क तो है, जिस तरह से इस बार डायरेक्ट फाइट है ज्यादातर सीटों पर, सिर्फ 40% से काम नहीं चलेगा कि 28-30% उधर से और 10-12% इधर से ले आए। तो सीधी लड़ाई में तो 50% का जुगाड़ करना पड़ेगा, चाहे ममता बनर्जी हो या आप हो। ममता बनर्जी का गणित कितना आप लोग जो है पास होने देंगे या गड़बड़ाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस का जो प्रवक्ता थे भाई साहब जी, मैं उनकी बात सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो कैसे खुलेआम बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जो 2 दिन पहले क्या हम पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं क्या? आप बोलने दीजिए उनको, सुनिए, उन्होंने बहुत शांति से सुना। हाँ, तो खड़गे जी तो 2 दिन पहले अधीर रंजन चौधरी तक को नहीं बख्शे थे। हाँ, ममता बनर्जी का तो ये तो हम खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के मुखिया है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ। तो हम किसके बात को माने कि ममता बनर्जी का एक आलोचना कर रहे हैं यहाँ पे चैनल में आके और खड़गे जी इसको समर्थन कर रहा है। देखिए, आऊंगा विजय जी, आऊंगा। ममता बनर्जी और कांग्रेस जो है यहाँ पे एक मिलीजुली गेम खेला है बंगाल में। कि क्या है कि जो संख्यालघु वोट है, मुस्लिम वोट उसमें ज्यादातर है कि वो बट ना जाए। और दूसरी बात, जैसे ही कांग्रेस का स्ट्रांग एरिया में वोट हो गया तब उसके बाद से बयानबाजी चालू हुआ। उसके पहले तो दोनों खामोश थे। जैसे ही मुर्शिदाबाद से अंदर आ गया, जहां कांग्रेस का वोट कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं नोटा से भी कम है, तो उसके बाद ये बयानबाजी क्यों चालू हुआ, शुरू से क्यों नहीं हुआ? तो कि हम बंगाल में अकेले लड़ रहा है और सबके खिलाफ लड़ रहा है। और कल मोदी जी ने जैसे स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल में इस बार जो रिजल्ट होने वाले हैं वो सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा। मोदी जी का कल जो रोड शो थे, मोदी जी का कल जो पब्लिक मीटिंग थे, वहां पे जो जनसैलाब कल देखा गया है, तो आपने जो बोला ना ये 50%, मैं एकदम आपसे एकमत हूँ। और हम लोग ये 50% का आंकड़ा जो है उसको पार करेंगे और बंगाल में इस बार सबसे ज्यादा सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी आएगी। बिल्कुल ठीक है, लौटता हूं आपके पास विनोद जी, और विजय जी आपके पास आऊंगा। विनोद जी, जो हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल हो या फिर बाहर में, उसका असर तो देखिए, जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया या वहाँ पर जो मामला है उसका असर ऐसा नहीं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में होगा, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी एक बड़ा रिस्क ले रही हैं क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सवाल मैंने सौरभ जी से कहा था कि देखिए ज़्यादातर सीटों पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीधी लड़ाई है, तो वहां पर ये सिर्फ 40% या 38% का जुगाड़ करने से तो काम चलेगा नहीं, चाहे ममता बनर्जी हो या बीजेपी हो। देखिए, मैं जो सिकदर साहब अभी कह रहे थे वो हमसे बेहतर बता रहे थे अभी, और मुझे लगता है कि उनकी एक अच्छी पकड़ भी है, खास करके वहां बंगाल के उस राजनीति को समझने में। बात जो ये ओवरडोज का है लाल जी, एपीजमेंट का अगर आप ओवरडोज करेंगे तो वो बैकफायर रिएक्शन करेगा वो। और वो रिएक्शन के लिए अब जब विजय कौशिक जी कह रहे थे, उनके अपने एंटनी साहब ने अपनी रिपोर्ट में बताई थी साल 2014 में, बिल्कुल साल 2014 में, कम से कम अगर विजय जी आप अपने एंटनी साहब की रिपोर्ट को ही सामने में रखेंगे तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में अगर हम वोट की सियासत में आते हैं और अगर हम ये एपीजमेंट का ओवरडोज देते हैं तो उसका रिएक्शन होगा। बिल्कुल। और जो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप देखा कल ऐतिहासिक रोड शो, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ कलकत्ता का यह रोड शो शायद ही
कलकत्ता क्या देश के किसी लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि जहां से बीजेपी की उस कलकत्ता, नॉर्थ कलकत्ता के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहां एक भी सीटें नहीं होती है। पिछले 2019 में भी ममता बनर्जी का 100% का स्ट्राइक रेट था जी। और वहां आज पब्लिक मीटिंग में अगर पीएम मोदी की इतनी बड़ी रैलियों में लाखों लोग पहुंच रहे हैं, इतनी भीड़ आपने जब कलकत्ता के इस रोड शो में आपने देखा होगा, खुद ममता बनर्जी आज की तारीख में इतनी बड़े रोड शो का आयोजन नहीं कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां के लोगों ने किस तरह से इस चीजों को देखा है। करप्शन के साथ साथ आपका पार्टी का, टीएमसी का जो एपीजमेंट है, वो एपीजमेंट एक तरह से बीजेपी को एक इस तरह का ये दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है, जो पीएम मोदी ने कल कहा था एक इंटरव्यू में कि पश्चिम बंगाल उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होने वाला है। और ये बेस्ट परफॉर्मर स्टेट आप एक वोट बैंक को 20%, 30% सिक्योर करके नहीं ला सकते हैं। ये वोट परसेंट होता है जब सभी समाज उसमें जुटते हैं, एक एजेंडा के साथ में आते हैं। तो पीएम मोदी के इस रोड शो में जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो हर कम्युनिटी के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, लाभार्थी से लेके वहां देश को समझने वाले लोग हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक नया अध्याय जुड़ने वाला, बिल्कुल जुड़ने वाला है वो नया अध्याय। और कांग्रेस के साथ तो वो जुड़ चुका है। टीएमसी को जिस तुष्टीकरण की नुकसान की हम चर्चा कर रहे हैं विनोद जी, वो कांग्रेस ने तो झेला हुआ है, कांग्रेस उसे झेल रही है विजय जी। टीएमसी को तो नुकसान की हम संभावना पर बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि बड़ा नुकसान उनको हो जाए, लेकिन कांग्रेस झेल रही है इस नुकसान को, तुष्टीकरण के नुकसान को। क्या फिर भी, जिसे कहते हैं कम से कम ठोकर खा करके ही सुधरने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है क्या इस मुद्दे पर? देखिए लालचंद जी, सच्चाई है, हमने किसी का तुष्टीकरण नहीं किया, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जी जरूर इसमें कामयाब रहे। वो हमारे खिलाफ एक नैरेटिव बनाने में, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट है। सुनिए ना, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, हमारे यहाँ भी बहुत से आस्तीन के साथ रहे, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता क्या था और क्या नहीं था, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ जिस तरह की बयानबाजियां हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी बहुत से मौकों पर, और पार्टी द्वारा उनका किया जाना चाहिए था। अगर ये किया होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। जहां तक भीड़ की बात है, तो भीड़ हमारी रैलियों में भी बहुत हुई, लेकिन नहीं वोट में कन्वर्ट हो पाई। और मोदी जी की भीड़ तो सीधी सी बात है, आज किराए की भीड़ है, क्योंकि मोदी जी को इतना पैसा क्यों कमाना पड़ा अपनी पार्टी के लिए, चंदेबाजी क्यों करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें रैलियों पर खर्चा करना था, नैरेटिव बनाना था। ठीक है, तो मोदी जी ने देश को निश्चित तौर पर लूटा है अपनी पार्टी की आड़ में। इसके लिए देश की जनता माफ नहीं करेगी। आज भारतीय परिवारों पर जो कर्ज था वो कई गुना हो गया। ये रिकॉर्ड कहता है कि लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए मतलब कर्जे लेने पड़ रहे हैं। लेकिन इसकी परिणति क्या होगी? शेयर बाजार में जो फर्जी तेजी है, ये जिस दिन गिरेगी उस दिन क्या परिणति होगी? ठीक है। देश का आर्थिक सिस्टम धड़ाम हो जाएगा। मोदी जी को उन पर बात करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मोदी जी से एक आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ चुनाव प्रचार में शुरू से ऐसी आग्रह करते तो और अच्छा रहता। जिन मुद्दों को लेकर आपने हमारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए थे, चाहे वो महंगाई की बात थी, मैं यही बात कहता हूँ बार बार विजय जी, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, ये तमाम बातें विपक्ष को उठानी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने शुरू में क्या किया? संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में। मुद्दों पर मोदी जी स्पष्टीकरण देंगे तो पता चलेंगे कि आपकी पार्टी से देश की सबसे बड़ी दोषी है। सौरभ सिकदर जी, आप खुद भी दावा करते हैं आपने लाखों करोड़ सौरभ जी फायदे के लिए खर्चा किया। सौरभ जी आपसे अभी भी नहीं हुआ। सौरभ जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, क्या कहीं ना कहीं टीएमसी और ममता बनर्जी का जो तुष्टीकरण, अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, वो आपको मदद पहुंचा रहा है? क्यों मदद पहुंचा रहा है? क्योंकि बगल में असम इसका एक उदाहरण है, जहां आप लगातार 2 बार से सत्ता में हैं। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स ममता बनर्जी के लिए इस बार बैकफायर करने वाले, क्योंकि वो मुसलमान समाज भी ये समझ गया है कि उसको वोट बैंक के तरह ममता बनर्जी जी यूज करते। कल कलकत्ता के 12वीपुर में हमारे मोदी जी के रैली थे। 12वीपुर जादवपुर लोकसभा में आता है, जहां पे भांगड़ विधानसभा आता है, जो आए दिन हिंसा के लिए सुर्खियों में रहते हैं, और वहां पे 70-80% मुस्लिम पॉपुलेशन है। कल जिस तादाद में ये मुस्लिम संख्या मोदी जी के रैली में दिखने में आया,
उसके बाद तो ये स्पष्टीकरण हो गया कि मुस्लिम भी ये तुष्टीकरण के राजनीति बैकफायर कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, अभी कांग्रेस का प्रवक्ता भाई साहब बोल रहा था कि भाड़े का भीड़ था, तो अगर बंगाल में हम इतने लोग जुटा सकते हैं, ममता बनर्जी का जो टेरर है, जो पॉलिटिकल नंबर आप अमेरिका में जुटा सकते हैं, उसके बावजूद भी अरे जान का प्यार होता है पैसे से, उसके बाद भी इतना लाखों लोग आके जुटता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव साइड है समाज के। हाँ, बोल लीजिए। दूसरी बात है बस 10 सेकंड लो। हाँ, बंगाल में चुनाव प्रचार में ये तो मुंह से तो बोलते हैं कि इंडी जोट का पार्ट है तृणमूल कांग्रेस। कौन सा बड़ा लीडर आया बंगाल में? कलकत्ता बंगाल का राजधानी है। ठीक। राहुल गांधी जी आए क्या? ठीक। ठीक है, यही बड़ी बात है सौरभ जी, यही बड़ी बात है कि सारी पार्टियों को, सारे समाज को यथोचित रूप से लेकर चलना चाहिए। तुष्टीकरण की नौबत ही नहीं आएगी। आप कल्याणकारी कार्य कीजिए, सभी समाज के लिए कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, विजय जी और साथ में विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विनोद जी से हम आगे चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि बिहार से बड़ी खबर आई है, तो उस पर हम लोग करेंगे बात। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उस बड़ी खबर पर भी करेंगे चर्चा। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि बिहार में महिलाओं ने नंबर 1 बना लिया है वोटिंग देने के मामले में, और पश्चिम बंगाल में भी हैं। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में महिला वोटर्स की तादाद पुरुष वोटर से 3% अधिक रही है बिहार में। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 3% ज्यादा महिला वोटर्स ने वोटिंग की है। यह बड़ी बात है। 5वें चरण में महिलाएं लोकतंत्र के महान उत्सव को मनाने में पुरुषों से आगे रही थी, तो चाहे छठा चरण हो, 5वां चरण हो। लेकिन बिहार की महिला मतदाताओं ने मौजूदा सियासत से अलग वोट को अपनी अभिव्यक्ति का जरिया बनाया है। वो अपने मन की बात कह रही हैं। चुनाव आयोग से जारी आंकड़ों को देखें तो बिहार की महिलाएं पोलिंग करने में अव्वल रहीं। पुरुष मतदाता का 52.95% पोलिंग टर्नआउट रहा, तो महिला मतदाताओं का 62.95, यानी सीधा 3% ज्यादा। बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं का मतदान प्रतिशत 74.86 रहा, पुरुषों का 74.07। तो बिहार की सियासत में सत्ता समीकरण महिला वोटर्स तय कर रही हैं, क्योंकि 3% मायने रखता है। अब सवाल यह है कि क्या यह समर्थन विपक्षी इंडी गठबंधन के खटाखट इकोनॉमी को लेकर है, या फिर पीएम मोदी की गरीब और समाज कल्याण योजना का असर महिला मतदाताओं के ऊपर हो रहा है। क्योंकि परिवार की मुखिया के रूप में महिलाओं की बढ़ी भूमिका को एक सामाजिक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। सामाजिक समीकरण को लेकर बना विपक्षी इंडी गठबंधन महिला वोटर्स के सामने क्या एजेंडा रख पा रहा है, यह साफ नहीं है। लेकिन बिहार में राहुल और तेजस्वी की नॉनवेज पार्टी जो है वो काफी चर्चा में है। मछली खा खाकर कांटे दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। तो लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, इन सब सियासत से दूर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मछली मटन के जायके के साथ सियासी चर्चा भी की। तो बिहार में लंबे समय से कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में हैं दोनों पार्टियां। इस वीडियो के जरिए तेजस्वी ने गांधी परिवार से अपने जुड़ाव को जनता के सामने रखा कि देखिए हमारा कैसा सिनर्जी है। तो इन सब के बीच आरजेडी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री कई बार बिहार तो आ चुके हैं, लेकिन उनके पास गिनवाने के लिए कोई काम नहीं है।
तो तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम के पास गिनवाने के लिए कोई काम नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी कई बार 13-14 बार बिहार आ चुके, कई रैलियां कर चुके, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। क्या बात करते? मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं। ये उनके लिए मुद्दा है। तो वहीं बिहार कांग्रेस की नेता प्रतिमा कुमारी ने कहा कि 10 सालों बाद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। तो जो महिला मतदाताओं ने ज्यादा संख्या में वोट किया है, दोनों पक्ष उसको अपने अपने बारे में बता रहे हैं। उसी क्रम में कांग्रेस का यह कहना है कि हमारे पक्ष में किया है। महिला को पता है कि ये चावल और गेहूं जो होता है, इसको पकाने के लिए गैस की जरूरत पड़ती है, इसके साथ खाने के लिए सब्जी की जरूरत पड़ती है, जो आसमान छू रहा है। कमाई चवन्नी, आमदनी चवन्नी या खर्चा रुपया वाली बात है। तो ये सब चीजें जो मुद्दे हैं, महिलाओं को लाइन में लाके खड़ा कर दिया है कि इस बार नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए इस बार ये मौका है सरकार को उखाड़ फेंकने का। तो वहीं बिहार भाजपा की नेता सुषमा साहू ने कहा कि भाजपा के 10 सालों को काम को देखते हुए ही महिलाओं ने ये वोट दिया है। आप जीविका दीदी के रूप में गांव-गांव में जो घूम रही हैं, फिर आपके साथ अभी जो टीचर की बहालियां हो रही हैं, लगातार एनडीए की सरकार से जो शुरुआत हुई है, बड़ी हर जगह देखिए तो महिलाओं का एक बाढ़ सा आया है। आधी आबादी को 50% आरक्षण भी एनडीए की सरकार ने ही दिया था। आज खुले पंख के साथ वो आसमान को छूने की चाहत रखती है। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवासन का कहना है कि पिछले 1 साल में महिला मतदाताओं को आगे लाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। इस बार डेफिनेटली बहुत बड़ा है। कुछ विधानसभा क्षेत्र में 13%, 14% महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक है। इसका तैयारी विगत लगभग 1 साल से हो रहा था। हम लोग जो नया वोटर्स है, जैसे युवा है 18-19 साल का, उसमें भी हम लोग ज्यादा एम्फेसिस दिया। जो हम लोग का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है 2024 का, उसके दौरान भी हम लोग काफी संख्या में महिलाओं को मतदाता सूची में जोड़ा। हमारा आइकॉन होते हैं, स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर है। सभी 7 चरण में वो खुद जिला में जाकर के अपील की युवाओं को, खास तरह से कि आइए वोट डालिए। भारत निर्वाचन आयोग निश्चित रूप से एक महिलाओं को मतदाता सूची में जोड़वाना और मतदान में उन लोगों को शामिल कराने के लिए बहुत होलिस्टिक अप्रोच अपनाया है। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार पटना से, और हमारे साथ स्टूडियो में विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्र हमारे सलाहकार संपादक। समय तो काफी कम रह गया, इसलिए बिल्कुल संक्षिप्त जवाब चाहूंगा। धीरज, सबसे पहले आपसे ये बताइए कि महिला मतदाता जो इस तरह बम्पर वोटिंग कर रही हैं, नंबर 1 बन गई हैं, क्या संकेत है धीरज इसका? लालजी, मैं एक करेक्शन चाहूंगा। आप जो अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे, एक्चुअली वो चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट थी, एक ऑल इंडिया लेवल पे महिलाओं की जो भागीदारी है, वोटिंग टर्नआउट है, वो 3% बढ़ा है छठे फेज में। ठीक है। बिहार में छठे फेज के लिए 11% से ज्यादा है। जो हम कह रहे थे कि महिला वोटर्स इतना अंतर है 11% का। 11%। अच्छा, जो देश के किसी भी राज्य से बिहार में महिला वोटर्स जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा। धीरज, क्या संकेत है इसके? बिल्कुल, जैसा कि विनोद सर ने कहा है, अगर हम तीसरे चरण की अगर हम मतदान की बात कर लेते हैं बिहार में, तो तीसरे चरण में पुरुषों के मुकाबले 12% अधिक महिलाओं ने बिहार में मतदान किया है। और इससे जो ये जो मतदान का ये जो संकेत है, ये जो इशारा है, ये इशारा दर्शाता है कि किस तरीके से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के आत्मसम्मान में इजाफा हुआ है। अब उस आत्मसम्मान को आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो इज्जत घर बनी मिला है, इज्जत घर ने महिलाओं को आत्मसम्मान दिया है, महिलाओं को आवास मिला है, महिलाओं को राशन मिला है, राशन ने उन्हें एक गौरव दिलाया है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। से और जो पीछे बीते सालों में जिस तरीके से लॉ
जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जो तमाम योजनाएं हैं उनका कहीं ना कहीं असर है। विनोद जी एकदम संक्षेप में आपसे, साइकिल देखा गया विनोद जी संक्षेप में आपसे, है। ये जो मछली मटन के जरिए सिनर्जी बताने की कोशिश हो रही है, ये कांटा कहां जाकर फंसेगा मछली का? देखिए ये चिंता की बात है कि वो बिहार के वोटर्स को एक अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, महिला वोटर्स को। हाँ। बिहार में ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, धीरज ने ये अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट की थी और बढ़िया स्टोरी उसने सामने में लाया था महिला वोटर्स के लेके। महिला वोटर्स आज की तारीख में ये बात आप देखिए, उसको किसी भी इन सामाजिक समीकरण की जो बात करते हैं उससे वो प्रभावित नहीं होते। ठीक, समय समाप्त हो रहा है, हम लोग कभी इस पर और जरूर चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है कि कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि बहुत ही सुखद खबर है। देखिए, महिला मतदाता अगर इस तरह से बढ़ चढ़कर वोट करती हैं तो बहुत ही सुखद खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, धीरज आपका भी, और माफी के साथ क्योंकि बहुत छोटा जवाब ले पाए, समय की कमी थी। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही, नमस्कार।